अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा क्लास 9th फिजिक्स का है चैप्टर नंबर 5, दैट इज प्रेशर एंड डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। पहला टॉपिक है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ। आज हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास इलास्टिसिटी क्या होती है और हुक्स लॉ हमारे पास क्या होता है। इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारे पास मैटर किससे मिलके बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके हमारे पास मैटर बनता है। अब जब आप मैटर के ऊपर फोर्स अप्लाई करें एक्सटर्नली, फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स है, उसके ऊपर आप जंप करें तो क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपके पास अगर कोई क्ले है, आप उसको प्रेस करते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी भी शेप हमारे पास क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो मैटर्स के ऊपर जब आप एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं, आप उसके ऊपर वेट अप्लाई करें, उसके ऊपर कोई वेट रखें, जैसे आप बॉक्स के ऊपर जंप करें, या प्रेशर अप्लाई करें, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, या उसको हीट अप करें, उसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, डीफॉर्मेशन होती है। डीफॉर्मेशन का ये मतलब है कि उसकी शेप में चेंज आ जाता है। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है कि डिफॉर्मेशन चेंजेस द शेप। डिफॉर्मेशन का मतलब है उसकी शेप में चेंज आ सकता है, उसकी डायमेंशंस में चेंज आ सकता है, और उसकी ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है। यहाँ पे जैसे बॉक्स है, इसको आप क्या करें, इसके ऊपर फोर्स लगाएं, आप इसको कट डाउन करें, सीजर से आप इसको कट करके इस शेप में ला सकते हैं। यू चेंज्ड इट्स डायमेंशंस, आपने उसकी डायमेंशंस को चेंज किया। अगेन आप उसको कट करें, आप इसको इस शेप में भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्सेस विल ऑलवेज कॉज डिफॉर्मेशन इन मैटर्स, कि जब भी आप एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं तो मैटर में हमारे पास क्या होगी, डिफॉर्मेशन। अच्छा, अब मैटर हमारे पास 3 स्टेट्स नॉर्मली हम जो डेली लाइफ में डिस्कस करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इनमें डिफॉर्मेशन कैसे होती है। अब जो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देखें, इन दिस पिक्चर वी कैन सी कि हमारे पास सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या हैं, बहुत कम है। तो सॉलिड्स को अगर आपने डीफॉर्म करना है, उनकी शेप को चेंज करना है, सो यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, इनके दरमियान स्पेसेस ही बहुत कम है कि पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। ठीक है, आपके पास शेप कब चेंज होती है, जब ये इंटरमॉलिक्यूलर एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाते हैं। जैसे अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में हमारे पास ये स्पेस है, तो मॉलिक्यूल के पास स्पेस है, जरा सी फोर्स अप्लाई करेंगे, उसके पास जगह है, वो आगे मूव कर जाएगा। सॉलिड के केस में उसके पास स्पेस ही बहुत कम है, सो इट इज डिफिकल्ट कि आप सॉलिड्स की क्या करें, शेप को कंप्लीटली चेंज करें। तो जैसे ही आप थोड़ी देर के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूल्स थोड़ी सी देर के लिए नीचे की तरफ प्रेस होते हैं, दब जाते हैं, और वापस वो अपनी शेप को क्या कर देते हैं, रिटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स के केस में क्या होता है, हमारे पास एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं, और जैसे ही आप फोर्स को रिमूव करते हैं वो वापस अपनी शेप में आ जाते हैं। ठीक है, लिक्विड्स और गैसेस में क्या होता है, जैसे लिक्विड्स कैसे शेप रिटेन करते हैं, वो आपके पास जिस भी कंटेनर में आप उनको पोर करते हैं, जिस भी कंटेनर में आप उनको डालते हैं, वो उस कंटेनर की शेप क्या करते हैं, अटेन कर लेते हैं। तो इनको डिफॉर्म करना आसान है कि आप क्या करें, सिंपली एक कंटेनर से उठा के दूसरे कंटेनर में आप उनको शिफ्ट कर दें। सेम लाइक गैसेस, जैसे गैसेस है, इसको बलून है, बलून के अंदर आप एयर को फिल करें, आप उसको प्रेस करें तो एकदम से उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से द थिंग इज कि सॉलिड्स में डिफॉर्मेशन करना सबसे क्या है, टफ है, और लिक्विड्स और गैसेस में हमारे पास आसान है। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स में हमारे पास एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं। लेकिन लिक्विड्स और गैसेस में क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज्यादा होती हैं, इसलिए उनको डिफॉर्म करना हमारे पास आसान है। अब इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ ए डीफॉर्म्ड बॉडी। अभी हमने पढ़ा डीफॉर्म्ड बॉडी कौन सी बॉडी है, जिसकी हमारे पास शेप, डायरेक्शन या ओरिएंटेशन हमारे पास क्या हुई हुई है, चेंज हुई हुई है। डीफॉर्म का मतलब है, डी का मतलब होता है दोबारा, फॉर्म बनाना, दूसरी दफा बनी हुई, चेंज हुई हुई। ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ डीफॉर्म्ड बॉडी, वो बॉडी जिसको आप डीफॉर्म कर चुके हैं, आपने फोर्स अप्लाई करके उसकी शेप चेंज कर दी। अब उस बॉडी के अंदर कितनी एबिलिटी है टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, कि वो वापस अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ सके व्हेन डीफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड,
कि जब आप डीफॉर्मिंग फोर्सेस को रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद उस डीफॉर्म्ड बॉडी में कितनी एबिलिटी है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल साइज या शेप में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच करूं, खींचूं, इस स्प्रिंग को जब मैं स्ट्रेच करूंगी तो हमारे पास ये ऐसे खुल जाएगा। अब ये हमारे पास ये जो स्ट्रेच हुआ हुआ स्प्रिंग है, ये मेरे पास क्या है, एक डीफॉर्म्ड बॉडी है। अब इस स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर कितनी एबिलिटी है कि ये वापस अपने इसी ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाए जब मैंने इसको स्ट्रेच करके छोड़ दिया वापस। अब ऐसा नहीं है कि मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच करके पकड़ के रख दिया, नहीं, जब मैंने अपने हाथों से फोर्स रिमूव कर दिया, मैंने स्ट्रेच नहीं किया, स्ट्रेच करने के बाद छोड़ दिया, डीफॉर्मिंग फोर्सेस रिमूव हो गई। अब उसके बाद स्प्रिंग के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जाए, ये बताएगा कि ये स्प्रिंग हमारे पास कितना इलास्टिक है। अब आप देखिए सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास इलास्टिक नहीं होते। प्लास्टिक का स्केल है, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का स्केल है, आप प्लास्टिक के स्केल को खींचे पकड़ के, क्या होगा, उसकी साइज में या उसकी शेप में चेंज आएगा? नो। अगर आप उसको बेंड करेंगे तो वो टूट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास रबर बैंड है, फॉर एग्जांपल वो सर्कुलर है, आप उसको स्ट्रेच करें तो थोड़ी देर के लिए वो ओवल शेप में आ जाएगा, वापस आप उसको छोड़ें तो वो वापस क्या हो जाएगा, वापस अपने इस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो वो ऑब्जेक्ट्स जो वापस अपने ओरिजिनल साइज और शेप में आ सके उनको हम कहते हैं इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। इसका ये मतलब है कि उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी या इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे कि जब उनको डीफॉर्म किया जाए, उनको चेंज किया जाए तो फोर्सेस के रिमूव होने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए। जैसे एग्जांपल है स्ट्रेच स्प्रिंग रिटर्न्स टू शेप। टेनिस बॉल को जब बैटर हिट करता है तो थोड़ी सी उसकी शेप में चेंज आता है, जैसे ही बेट के साथ के वो हटता है, ठीक है, हिट होके वो वापस बॉल मूव करना शुरू करता है तो वापस अपनी शेप में आ जाता है। बो रिटर्न्स आफ्टर एरो रिलीज्ड, कि जब आप तीर चला रहे होते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, वहां पे हमारे पास वो जो उसकी बो होती है पहले वो आगे की तरफ होती है, जैसे ही एरो हमारे पास वहां से निकल जाता है तो बो वापस रिलीज हो जाती है, ठीक है। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक मटेरियल्स, इलास्टिक मटेरियल्स वो होंगे जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ सकते हैं, इनइलास्टिक नहीं आते, ठीक है। जैसे क्ले है, डो है, प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स हैं। इलास्टिक लिमिट होती है हमारे पास, अब मैक्सिमम लिमिट अप टू विच अ मटेरियल रिमेन इलास्टिक। अब हर मटेरियल की एक लिमिट है जिस तक वो इलास्टिक रह सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास रबर बैंड है, ये क्या है, मेरे पास रबर बैंड है, अगर मैं इसके ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगाऊंगी तो ये ओवल शेप में जाएगा और जो ही फोर्स रिमूव करूंगी तो वापस ये अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। लेकिन अब अगर मैं इसके ऊपर बहुत एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊंगी, इसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करूंगी तो उसके बाद ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप या साइज में नहीं आएगा। तो हमारे पास एक इलास्टिक लिमिट है, एक लिमिट तक आप फोर्स लगा सकते हैं, वो मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती है, रबर बैंड की अलग है, स्प्रिंग की अलग है, बाकी इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स की अलग है, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट की एक इलास्टिक लिमिट है, जिस लिमिट तक आप फोर्स लगाएंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल साइज या शेप में आ सकता है, उससे ज्यादा अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को एक्सप्लेन करता है हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, अब आपने इस चीज को याद रखना है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए, मतलब उस लिमिट तक अगर आपने फोर्स लगाई है कि जब तक ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल साइज या शेप में आ सके, द एक्सटेंशन और कंप्रेशन, एक्सटेंशन का मतलब है साइज में इंक्रीज होना, कंप्रेस का मतलब है दबाना, यानी साइज में कमी आना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को अगर मैं दोनों साइड से कंप्रेस करूं तो ये कंप्रेस होके इसके साइज में ये क्या आ जाएगी, कमी, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास रबर बैंड है, जब मैं इसको स्ट्रेच करती हूं, इसको मैं खींचती हूं तो इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या हुई है, एक्सटेंशन हुई है। अब आप एक्सटेंशन करें या कंप्रेशन करें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, उसका फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। इसका ये मतलब है जितनी ज्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा कंप्रेशन होगी या एक्सटेंशन होगी। जाहिर है रबर बैंड को आप जितना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगाओगे इतनी ज्यादा वो एक्सटेंड होगी, इतनी ज्यादा वो लंबी हो सकती है। स्प्रिंग पे जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे इतना ज्यादा वो कंप्रेस होगा, इतना ज्यादा वो दबाने होगा। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है एक चीज को बढ़ाएं दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, आपने फोर्स को बढ़ाया, एक्सटेंशन और कंप्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ गए, तो इसका मतलब है कि फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है एक्स के साथ। ये x यहाँ पे हमारे पास शो करता है
कंप्रेशन और एक्सटेंशन दोनों को, कंप्रेशन और एक्सटेंशन, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, इक्वल एंड कांस्टेंट और साथ X। यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो K है और यहाँ पे हम साइन यूज करते हैं माइनस का भी, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेकनली स्किप हुआ है। माइनस साइन ये शो करता है कि हमारे पास एक्सटेंशन और कंप्रेशन और फोर्स का आपस में डायरेक्शन जो है हमारे पास ऑपोजिट है। कैसे डायरेक्शन ऑपोजिट है, अब आप देखें, जब आपने कंप्रेस किया तो आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई, यहां पे फॉर एग्जांपल आपने फोर्स लगाई है टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। जब आप इसको छोड़ेंगे, ठीक है, जब आपने फोर्स इसको किस साइड पे अप्लाई की है, इनसाइड अप्लाई की है। अब हमारे पास जब आप इसको छोड़ेंगे वापस, जो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स है, तो वापस हमारे पास ये रिलीज होके इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। इसी तरह से जब आपने क्या किया, यहाँ पे इस रबर बैंड के ऊपर फोर्स लगाई, वो आपने आउटसाइड लगाई, जब ये वापस अपनी आ जाएगा ओरिजिनल शेप में, तो ये क्या करेगा, वापस इनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। कि इसकी जो बाद में हमारे पास मोशन है, कंप्रेशन या एक्सटेंशन है, और वो अप्लाइड फोर्स है जो हमारे पास, उसका आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अप्लाइड फोर्स नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को वापस अपनी ओरिजिनल शेप में लाती है। अब आप देखें अगेन यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर टू एक्सप्लेन यू। अब आप देखें, ये मेरे पास स्प्रिंग है। अब आपने फोर्स कहाँ अप्लाई की है, इसको कंप्रेस करने के लिए मैं अप्लाइड फोर्स को शो कर रही हूं FA से। अप्लाइड फोर्स आपने लगाई है इनवर्ड। अब इस ऑब्जेक्ट ने वापस अपनी ओरिजिनल शेप में जाना है, तो रीस्टोरिंग फोर्स इसको चाहिए होगी। तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगी, आउटवर्ड लगेगी, ठीक है। कंप्रेशन कहां हुई थी, कंप्रेशन या डिस्प्लेसमेंट, एक्स की डायरेक्शन और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन सेम है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, ठीक है। अगर आप दबा रहे हैं, देखें, अब एक साइड से आपने इधर फोर्स लगाई और एक साइड से आपने इधर फोर्स लगाई, FA भी इधर है और X भी इधर है, दोनों साइड ने आपने इसको प्रेस किया, तो हमारे पास स्प्रिंग क्या हो गया, दब गया। आपने इसको कंप्रेस किया। अब इस साइड से रिस्टोरिंग फोर्स आउटवर्ड लगेगी और इस साइड से रिस्टोरिंग फोर्स इधर आउटवर्ड लगेगी। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि रिस्टोरिंग फोर्स और इस X का आपस में इनवर्स रिलेशन है। सेम केस हमारे पास एक्सटेंशन में होगा। एक्सटेंशन के केस में अब आप यहाँ पे देखें, मेरे पास ये रबर बैंड है। इस रबर बैंड को एक्सटेंड करने के लिए मैं क्या करूंगी, अप्लाइड फोर्स यहाँ इस साइड और अप्लाइड फोर्स इस साइड। अब जब मैं दोनों साइड लगाऊंगी तो इस साइड भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इस साइड भी, मतलब रबर बैंड एक्सटेंड हो रहा है, लंबा हो रहा है। अब जब इसने वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आना है, तो रिस्टोरिंग फोर्स को कहां लगेगी, इनसाइड लगेगी, अंदर की तरफ लगेगी, ताकि ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आए। तो यहाँ पे आप अगेन देखें कि हमारे पास X और रिस्टोरिंग फोर्स का आपस में क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। दिस इज व्हाट नेगेटिव साइन इज शोइंग, ठीक है। और K हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है और इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर कैसे आती है, कि हमारे पास रिलेशन है F इज इक्वल्स टू KX। यहां से K निकालें तो X यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड, F बाय X इज इक्वल्स टू K। अब फोर्स की यूनिट न्यूटन, X की मीटर, तो हमारे पास इसकी यूनिट आ जाती है न्यूटन पर मीटर। तो हुक्स लॉ ये कहता है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करें यानी दबाएं, या आप उसको एक्सटेंड करें, उसका डायरेक्ट रिलेशन है अप्लाइड फोर्स के साथ। जितना आप फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतनी एक्सटेंशन या कंप्रेशन ज्यादा होगी। माइनस साइन ये शो करेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, यानी एक्सटेंशन हुई है या कंप्रेशन हुई है, उसकी डायरेक्शन रीस्टोरिंग फोर्स से ऑपोजिट है। रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो डीफॉर्म्ड बॉडी को वापस अपनी ओरिजिनल शेप में लाती है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे अप्लाइड फोर्स कंप्रेशन के केस में स्प्रिंग को अंदर दबा रही थी, तो रीस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगी ताकि स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आए, ठीक है। रबर बैंड के केस में अगर अप्लाइड फोर्स बाहर की तरफ लग रही थी ताकि हमारे पास रबर बैंड एक्सटेंड हो जाए, लेंथ में इंक्रीज हो जाए, तो रीस्टोरिंग फोर्स इनवर्ड लगेगी, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है या आपके ऑपोजिट डायरेक्शन है। दिस इज व्हाट नेगेटिव साइन इज शोइंग हियर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास
स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस आती है। उसको एनालाइज करने से पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रेस का स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस होता है दबाव, उर्दू में अगर हम इसको देखें। फिजिक्स ये कहती है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, आप किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी स्पेसिफिक एरिया पे कितनी फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करके ही दबाते हैं ना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्ट्रेस। मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रेन। जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की, आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, ठीक है, उसके रिजल्ट में स्ट्रेन यानी ऑब्जेक्ट की चेंज में, ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज कितना आया, स्ट्रेन कहते हैं हमारे पास चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। या आप स्ट्रेन को कह सकते हैं डिफॉर्मेशन, बॉडी में चेंज कितना आया। आपने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई करने को कहेंगे आपने स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेस के रिजल्ट में डिफॉर्मेशन कितनी हुई, ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज कितना आया, वो हमारे पास क्या है, स्ट्रेन, ठीक है। इलास्टिक बिहेवियर, कोई भी ऑब्जेक्ट इलास्टिक कब होगा, जब वो अपनी शेप में वापस आ सके। प्लास्टिक बिहेवियर वो होता है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए, परमानेंट चेंज आ जाए। जैसे अगर रबर बैंड को आप बहुत ज्यादा खींच लें तो वो लंबाई ही हो जाता है या कभी कभी बिल्कुल टूट जाता है, तो वो उसका क्या है, प्लास्टिक बिहेवियर है, ठीक है। इस चीज को हम ग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है कि आप स्ट्रेस कब तक कर लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास दो रीजन है। पहला है हमारे पास इलास्टिक रीजन विद रेड कलर एंड विद ये ब्लू कलर वी हैव प्लास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन में जब तक ऑब्जेक्ट रहेगा तो मतलब वो हुक्स लॉ को ओबे करेगा। इलास्टिक रीजन ए टू बी ये है हमारे पास। इस रीजन में वो क्या करेगा, मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे करेगा। हुक्स लॉ को ओबे करने का ये मतलब है फोर्स ज्यादा लगाएंगे, एक्सटेंशन और कंप्रेशन ज्यादा होती जाएगी, यही कहता है हुक्स लॉ, ठीक है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ए एंड ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप का ये मतलब है कि आप क्या करें, इक्वल इंटरवल से बढ़ता जाए। जैसे ही आप फोर्स को बढ़ाएं आपके पास चेंज इन लेंथ भी क्या हो, ज्यादा होती जाए, लेंथ में चेंज ज्यादा होता जाए, लेंथ बढ़ती जाए, एक्सटेंशन या कंप्रेशन होती रहे। ए तक ये होगा, ठीक है। उसके बाद ए से बी मैंने आपको बता दिया इलास्टिक रीजन है, ठीक है, कि यहां तक हुक्स लॉ हमारे पास ओबे करेगा। जब आप बी से आगे सी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, सी पे पहुंच के हमारे पास यहां से आगे भी एक पॉइंट है डी जो कि यहां पे स्किप हुआ हुआ है, ठीक है। सी पे ये होगा कि आप जब फोर्स को इतना बढ़ा दिया कि आप पॉइंट सी पे पहुंच गए, अब वैसे भी आप प्लास्टिक रीजन पे हैं, तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा, कंप्लीट या परमानेंट डिफॉर्मेशन। वैसे भी प्लास्टिक रीजन है तो प्लास्टिक रीजन में हमारे पास परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है। बी पॉइंट बी के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, ठीक है। ओ से ए तक क्या होगा, लीनियर रिलेशनशिप है। जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाएंगे हमारे पास कंप्रेशन या एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। ए से बी के दरमियान इलास्टिक रीजन है या इलास्टिक लिमिट है, यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे होगा। बी तक अगर आप फोर्स लगाते रहेंगे तो ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकता है। जब आप सी पे पहुंच गए तो मैक्सिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम फोर्स है जो बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। जब आप सी से आगे पहुंचे और पॉइंट डी पे पहुंचे तो पॉइंट डी पे जाके हमारे पास मटेरियल क्या करेगा, टूट जाएगा। जैसे मैंने कहा रबर बैंड को आप थोड़ा सा स्ट्रेच करें तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, तो आपने ज्यादा स्ट्रेच किया तो वो एलोंगेट लंबा होके ही रह जाएगा, मतलब आप पॉइंट सी पे पहुंचाए, आपने परमानेंट डिफॉर्मेशन कर दी। अब लंबा होने के बाद भी मजीद आप उसको खींचेंगे तो मतलब आप पॉइंट डी पे पहुंचाए, आपने तो उसको तोड़ ही दिया, ठीक है। सो बी से डी हमारे पास ये जो ब्लू कलर का रीजन है ये हमारे पास क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन का है। यहां आपके पास इलास्टिसिटी की अब कोई लिमिट नहीं है, ऑब्जेक्ट वापस अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल है हमारे पास कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है हमारे पास 50 kg, उसको आपने प्रेस किया है, ठीक है, और कंप्रेशन उसमें आपने कितनी प्रोड्यूस की है, 10 सेंटीमीटर की, और फोर्स आपने उसमें अप्लाई की है 50 मल्टीप्लाई बाय 9.8, मतलब उसका मास 50 kg था ना वेट, ठीक है। तो उसको 9.8 से, सॉरी ये वेट नहीं है हमारे पास, ये मास है, ठीक है। मास हमारे पास 50 kg है, कंप्रेशन उसमें प्रोड्यूस हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो आप इसको अगर कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.1 मीटर, सेंटी को मीटर में चेंज करें डिवाइडेड बाय 100 करके। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है बेसिकली के, अगेन आई एम गोना राइट हियर, मास है मेरे पास 50 kg, एक्स एक्सटेंशन या कंप्रेशन हमारे पास हुई है 10 सेंटीमीटर,
सेंटी को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे विच इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। वी नीड टू कैलकुलेट के, हमें के चाहिए। के कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल्स टू के एक्स होता है। कैलकुलेशन में आप माइनस साइन नहीं लिखते, एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ मैं नीचे लिख रही हूँ एफ डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल्स टू के फाइंड करने के लिए मुझे एक्स चाहिए और एफ चाहिए। एक्स तो मेरे पास है 0.1 मीटर, मेरे पास एफ नहीं है। एफ में कैसे लिख लूंगी, एम जी से, मैस मल्टीप्लाई बाय जी, ग्रेविटी। अब मैस मेरे पास क्या है 50, जी है मेरे पास 9.8 डिवाइडेड बाय एक्स है 0.1 विच इज इक्वल्स टू के। ये कैलकुलेशन करके हमारे पास आ जाएगा 4900 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल फ्रॉम योर बुक। समरी पे आ जाए, हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहली चीज कि सॉलिड्स हमारे पास, उनको डिफॉर्म करने के लिए आपको एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, इलास्टिक मटेरियल अपनी शेप में आ जाते हैं लिमिट के अंदर, अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर है। हुक्स लॉ क्या है हमारे पास, एफ इज इक्वल्स टू के एक्स। इसकी एप्लीकेशन हमारे पास वॉचेस में यूज होता है, स्प्रिंग स्केल्स में और गल्वानोमीटर्स में यूज होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स को हमने एक्सप्लेन किया स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग पॉइंट तक, कि किस पॉइंट तक हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।